हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 13 है आपका प्रोबेबिलिटी, उसकी हम एक्सरसाइज 13.1 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पार्ट है और जो भी प्रोबेबिलिटी का बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। वहां पर मैंने सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको यह भी बताया कि क्लास 11th में जो हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच सीखी थी उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। वहां पर हमने जस्ट उसके बारे में पढ़ा था, बट उसको हम इम्प्लीमेंट जो है वो मैंने आपको यहां पर सिखाया, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पर वो अप्रोच जो है वो यूज होगी। अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करना चाहूँ तो इसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, ये उसका फॉर्मूला है, इसके बारे में कंप्लीट इसका कंसेप्ट ये होती क्या है सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पर बी इवेंट जो नीचे वाला है वो हो चुका होता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको कि बी एक्ट एज ए कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको पता है इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिक कभी मत छोड़ा करो। तो ये आपके क्वेश्चंस के लिए कि वी विल ऑलवेज चेक वेदर क्वेश्चन हैज इक्वली लाइकली इवेंट्स और नॉट। इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था। अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, इफ इट हैज नो इक्वली लाइकली इवेंट्स, हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और फिर मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास बताए थे, ये आपके सारे पुराने हैं जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं, जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे। और ये आपके नए फॉर्मूलास बोल लो, चाहे इनको प्रॉपर्टीज बोल लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको एक मैपिंग के बारे में बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो मैपिंग है ये अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोबेबिलिटी में टॉपिक्स आगे पढ़ते जाएंगे हम उन सब को यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है कि हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स चेक करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो इवेंट हो चुका है। अब ये जो मैपिंग है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। आज की वीडियो में भी हम इसका काफ़ी यूज़ करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो स्किप किया और यहाँ पर सीधा डायरेक्टली इस पर आए हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स इजी लगें, बट अगर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी घुमा फिरा के पूछ लिया गया तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक्स के बिना, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, बेसिक के बिना आप ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, 1% भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ पहले वो बेसिक्स वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 7/13, बी दिया हुआ 9/13, इंटरसेक्शन भी दी हुई है 4/13। तो ए बाई बी की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। हमें पता है, हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यही हम यहां पर यूज करेंगे। वी नो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वी नो ए बाई बी की वैल्यू कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पर जस्ट वैल्यू को हमें फिल करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 4/13, और बी की वैल्यू कितनी है, 9/13। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, 4/9। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट हमने अभी स्टार्ट किए हैं क्वेश्चंस करने, तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और इसका कोई भी रोल नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा मैंने लास्ट में आपको एक मैपिंग दी थी, ठीक है। अब ये मैपिंग अभी इनकम्प्लीट है, मैंने आपको वहां पर भी बताया था ये मैपिंग अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सभी कंसेप्ट आपस में मतलब कि लिंक्ड हैं। तो जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे तो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, इसे यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है। तो मैंने क्या लिखा, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्टोरी बिहाइंड इट। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उसके पीछे की स्टोरी या कंसेप्ट जो भी है उसको अच्छे से समझो। पहले कंसेप्ट डिसाइड कर लो। जैसे
अभी आपको पता है कि हम वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके और क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कंसेप्ट कौन सा यूज़ होगा। अब मुझे पता है, देखो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ चिल्ड्रन, दोनों क्या है, बॉयज़ हैं, गिवन दैट, ये हो चुका है, गिवन का मतलब ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी हैपेंड, गिवन दैट ये सब कुछ क्या होता है, पहले हो चुका है, गिवन दैट एटलीस्ट उनमें से कम एक लड़का हो, कम से कम उनमें से एक लड़का है, मतलब ये इवेंट हो चुका है। तो जब कोई इवेंट हो चुका है और उसमें से हमें किसी और की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, राइट द सैम्पल स्पेस, चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, look for the event whose probability we have to find, look for the event which is already occurred। तो ये सब स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, ये मैपिंग आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस वेयर B stand for boy, G stand for गर्ल, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, ये सब कुछ इतनी फॉर्मेलिटी आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। हमेशा सैम्पल स्पेस को ध्यान से लिखा करो, जो भी हमें हमेशा अपनी इमेजिनेशन पावर जो है उसको उसका पूरा यूज़ किया करो। जैसे आपको पता है कि ये भी 2 बच्चे हैं, तो ये हो सकता है कि दोनों बॉय बॉय हों, ये भी हो सकता है कि पहला बॉय हो और दूसरी गर्ल हो, ये भी हो सकता है कि पहले गर्ल हो फिर बॉय, ठीक है, पहली गर्ल फिर बॉय, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही गर्ल्स हों। तो इनके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये आपको पता है। बी बी, बी जी, जी बी और जी जी। हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। अब देखो जो नेक्स्ट हमें चेक करना है वो ये चेक करना है कि ये इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वली लाइकली हैं तो हम बहुत सिंपल सी अप्रोच से काम करेंगे, और अगर ये इक्वली लाइकली नहीं है तो हमें यहाँ पर एक्सियोमेटिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन व्हाट इज ही। अब किसी फैमिली में कोई बच्चा है, वो बॉय है या गर्ल है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया दैट मीन्स उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, वो बॉय भी हो सकता है वो गर्ल भी हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का है। यहाँ मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। अब देखो, अब हमें ये भी पता लग गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स का है, तो ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नोट्स के लिए। अब इसके बाद हमें 2 इवेंट्स पहचानने हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, तो मैं एक इवेंट ई ले लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। मैं लिख देता हूँ बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो इसको क्या मैंने इवेंट मान लिया। अब एफ का मतलब जो इवेंट हो चुका है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ये हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है। तो अब जस्ट हमें प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो, जैसा कि हमने इवेंट्स लिख ली हैं, तो ये इवेंट पहले हो चुका है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप मेरे को बताओ कि ई में कौन कौन सी सैम्पल स्पेस अगर लिखनी हो, हमेशा सैम्पल स्पेस लिखा करो। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो दोनों बॉयज़ की मतलब एक ही केस आएगा हमारे पास, बी बी। सेम वे से एफ को लिख लो। अब एफ क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक लड़का हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बी जी एक लड़का है, जी बी एक लड़का है, और दोनों लड़के हैं, कम से कम एक लड़का हो। तो ये भी हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि ई बाय एफ फाइंड करना, ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ। तो हमें यही फाइंड करना है ना, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये दोनों क्या हैं, कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, बी बी। तो अब हमें
हम क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपको पता है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके फेवर में एक है और टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है। अब नीचे एफ मतलब बी, तो एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। अब एफ की फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 4। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो हम निकाल सकते हैं ई बाय एफ। ठीक है, ई बाय एफ का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ। अब आपको पता है इसका आंसर है 1/4। ठीक है, ये आपस में कट हो गए तो हमारे पास हमारा जो फाइनल आंसर है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 1/3। और ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आपको लग रहा होगा हमें कितना टाइम लग गया, 2 मिनट का क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर देखो, अभी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में हम नए हैं और मैं नहीं चाहता आप क्वेश्चन को कहीं से भी क्रैम करो, आपको ये क्वेश्चन खुद से आना चाहिए। तो ये लिखा बोथ आर बॉयज। ठीक है, तो अगर आप इसको कंसेप्ट से समझना चाहते हो जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में किया था, आपको पता है ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, इसको आप भूल जाओ। कंसेप्ट में हमने यही किया था। उन्होंने पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी जब ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी जब ये हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो हम इस सैंपल स्पेस को भूल जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से केस आएंगे, मतलब कि इस सैंपल स्पेस में हमारे फेवर में एक एलिमेंट है ये वाला, टोटल कितने हैं, 3, तो 1/3। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्टली लिखने का मतलब ये है आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आई होप ये मैपिंग ने आपको हेल्प भी की होगी। अब सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये भी। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप हमेशा ये चेक करा करो कि ये क्वेश्चन, देखो हमारी जो मैपिंग है वो हमेशा यही कहती है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से समझा, एक बॉक्स है उसमें 1 से लेके 10 तक नंबर है, तो उसमें से एक कार्ड निकाला गया। अगर वो कार्ड निकाला गया, हमें पता है इफ़ इट इज़ नोन दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट मतलब ये हो चुका है, ये हो चुका है कि कार्ड जो निकला है वो मोर देन 3 है। कार्ड जो है वो मोर देन 3 है, वो 3 से बड़ा ही है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। तो हमें पता है कि एक इवेंट हो चुका है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो वही सैंपल स्पेस लिखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स चेक करेंगे और फिर मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो इवेंट जो पहले हो चुके हैं। अब वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए चीज़ बता देता हूँ। अब 1 से लेके 10 तक लिखे गए हैं कार्ड्स, 1 से लेके 10 तक मान लो कार्ड्स हैं। अगर हमें वो ये वाली लाइन, ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये इरेज कर दो, ये मान लो है ही नहीं है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट, ये कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर वाले 2 4 6 8 10 मतलब 5/10, तो 1/2 आंसर होता। आप कभी भी क्वेश्चन को क्रैम मत करो कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही लगाना है। अगर ये लाइन ना लिखी रहती तो 1/2 इसका आंसर आना था, बट अब आंसर जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो सैंपल स्पेस है वो लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस इसकी बहुत ईजी है। आपको पता है इसमें 1 से लेके 10 तक कार्ड्स हैं, तो वो लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो सैंपल स्पेस लिखने के बाद हमेशा हमारा काम होता है कि क्या ये इक्वी लाइकली इवेंट्स हैं। तो कुछ नहीं बताया गया, आपको पता है अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें 1/10 1/10 1/10 1/10, सभी की 1/10 है क्योंकि कुछ बताया ही नहीं गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, इक्वी लाइकली इवेंट्स का। तो अब देखो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन हैज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सब कुछ हमें क्लियर है। अब हमें इवेंट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले ई लिख लेते हैं। अब ई मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जनरली में हम इसी को लेते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। तो हमें मतलब कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई की। तो ई क्या है, ई क्या है, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब उसके बाद एफ लिख लो। एफ जो हो चुका है, इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3।
नंबर इज मोर देन 3। तो ये हमें क्लियर है। अब अगर मैं ई को लिखना चाहूं कि ई की सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आपको पता है 2 भी इवन नंबर है, 4 6 8 10 12 12 आएगा नहीं, क्योंकि वो हमारी सैंपल स्पेस में नहीं है। सेम वे से एफ लिखते हैं। अब वो बोल रहे हैं यहां पर नंबर मोर देन 3, नंबर मोर देन 3। बस इतनी सी बात है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। मोर देन 3 नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लिख लिया। अब उसके बाद हमेशा की तरह ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये सभी स्टेप्स ना आपको याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से कॉमन है, तो ध्यान से देखो, 4 6 भी वहां पर है, 8 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है। तो ये हमने लिख लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसके फेवर में कितने, क्योंकि इक्विलेटरली इवेंट्स हैं तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 4 इसके फेवर में है, टोटल इवेंट्स हमारे 10 है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहो कर भी सकते हो। 2 2 5 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/5। सेम वे से आप एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एफ की फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल 10 है। तो इसको मतलब इसके कट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो नाउ PE/F, ठीक है। तो कैसे आएगा? PE इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब ये है 2/5 और ये है 7/10। तो विच एम्प्लाइज PE/F कितना आ गया? 2/5 इंटू 10/7। तो इसको अब कट कर दो, 5 2 10। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 4/7। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक्स पर रहना अपने और क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 4th की बात करते हैं। In a school there are 1,000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th, and given that the chosen student is a girl? अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हम अपनी मैपिंग को फॉलो करेंगे। तो हमारी मैपिंग कहती है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो सभी एनसीईआरटी की जो भी एग्जांपल्स है ना वो अच्छी हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखा, फिर 2 क्वेश्चंस ऐसे किए जिनमें कुछ ना कुछ सैम्पल स्पेस में कुछ एलिमेंट्स लिखे थे। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसमें से 430 गर्ल्स हैं। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो क्वेश्चन में क्या है कि 1000 जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 430 गर्ल्स हैं। अगर 430 गर्ल्स हैं तो बाकी जो रह गए हमारे पास वो रह गए 570 क्या होंगे? बॉयज़, ये गर्ल है। अब ये कह रहे हैं इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। अब 430 गर्ल्स हैं, अगर मैं 430 का 10% करूं तो कितना आ गया? 43। तो 43 गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में है। 43 गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक स्टूडेंट है जिसको रैंडमली सेलेक्ट किया गया है वो क्लास 12th में है। एक स्टूडेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो क्या है? क्लास 12th में है। गिवन दैट, अब ये फिर से इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब ये हमें पहले ही पता है कि जो सेलेक्ट हुआ है बच्चा वो गर्ल है, पक्की गर्ल है, मतलब ये इवेंट हो चुका है। अगर ये इवेंट हो चुका है मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो हमारी मैपिंग कहती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम यही वाले 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। सैंपल स्पेस, चेक फॉर इक्विलेटरली इवेंट्स, जिसको फाइंड करना है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो मैंने आपको बताया ना एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है, इसकी सैंपल स्पेस नहीं लिखी जा सकती। देखो इसकी हम सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे कि गर्ल 1 गर्ल 2, इस तरह से 1000 अगर बच्चे हम लिखने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी।
तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या किया करो, मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दे रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप ना एक टेबल बना लिया करो। टेबल मतलब कुछ भी करके आप बना लो कि आपको डाटा जो है आपको सामने दिखे। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब देखो, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया है वो जस्ट आपको टेबल बना के दिखा दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने पेपर में ऐसा टेबल बनाना है। आप इसको जस्ट जल्दी जल्दी में इस तरह से बना सकते हो कि 100,000 जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है बना सकते हो। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं, 430 गर्ल्स हैं, 570 बॉयज़ हैं। हमने सारा डाटा जो है वो लिख लिया। अब उसमें से 10% जो लड़कियां हैं वो क्लास 12 में पढ़ती हैं। देखो, इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि हमें ये चेक करना है, ये सैम्पल स्पेस ही आप समझ लो कि सैम्पल स्पेस से मेरा मतलब है कि हमने सारा डाटा इस तरह से लिख लिया। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस लिखनी इम्पॉसिबल है। तो चेक फॉर द इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब यहाँ पर कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें हम इक्वली कैसे चेक करेंगे। देखो, 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमें एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/1000। कोई भी स्टूडेंट देख लो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/1000 ही रहेगी। हमेशा हर स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी 1/1000 ही होगी। तो इस तरह से ये इक्वली इवेंट्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा इक्वली इवेंट्स का है, उसके बाद इवेंट्स को लिख लेते हैं। अब अब आपको पता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको हम बोलते हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। मतलब यहां पर हमारा जो इवेंट है वो क्या होगा? स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th। ये आपकी लैंग्वेज है, आप किसी मर्जी तरीके से लिख सकते हो। अब उसके बाद एफ हमेशा हम उसको लेते हैं जो इवेंट हो चुका है। ठीक है, गिवन दैट, ये गिवन है हमें कि चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, अब इसकी कोई सैंपल स्पेस तो नहीं है। जिस तरह से यहां पर सैंपल स्पेस नहीं है तो यहां पर ई और एफ की भी कोई सैंपल स्पेस नहीं होगी। हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता हमने ई भी लिख लिया, एफ भी लिख लिया। अब आपको पता हमें ई इंटरसेक्शन एफ लिखना है। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब कई बार दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि अगर आपके सामने इवेंट्स हो, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि बच्चों ये ई है और ये एफ है, तो आप क्लियरली देख के बता दो कि सर ये कॉमन पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इजी बनाने के लिए आपको लिख के दिखाता हूं। तो अब देखो, ये आपको जस्ट फील करवाने के लिए मैंने आपको लिख के दिखाया है। स्टूडेंट, ई का मतलब क्या है? स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th। एफ का मतलब क्या है? स्टूडेंट इज अ गर्ल। एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, मतलब स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th में हो एंड स्टूडेंट जो है वो गर्ल हो। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी की बात करूं, पीई इंटरसेक्शन एफ की, तो आपको पता है इक्वली इवेंट्स का केस है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th में हो और स्टूडेंट गर्ल हो। अब आपको पता है स्टूडेंट गर्ल भी हो। अब कितनी गर्ल्स हैं आपके पास? 430। आपके पास कितनी गर्ल्स हैं? 430। अब उसमें से वो क्लास 12th में कितनी स्टूडेंट्स पढ़ती हैं? क्लास 12th में कितनी स्टूडेंट्स पढ़ती हैं? 43। तो ये आपका फेवरेबल केसेस है। टोटल स्टूडेंट्स तो आपको पता ही है कितने हैं? 1000। आई होप ये आपको क्लियर है। अब उसके बाद पी एफ का मतलब क्या होता है? चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो जो सेलेक्ट किया स्टूडेंट वो गर्ल है। अब गर्ल्स कितनी थी? फेवरेबल केसेस कितने थे? 430। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1000। नाउ अब आपको पता है हमारा वही फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 43/1000, 430/1000। अब ये जो है ये आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास पी ई बाई एफ इज इक्वल टू 43/430। अब ये भी कट हो जाएगा 1 और 10 पे। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? 1/10। तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/10। और अगर आप इसको एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो 0.1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले इसमें हमने डाटा बनाया क्योंकि इसमें सैंपल स्पेस नहीं लिखी जा सकती थी। 430 गर्ल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी 570 बॉयज़ हैं। अब उनमें से भी 430 गर्ल्स में से भी 10% गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में पढ़ती हैं, तो ये आपका डाटा है। तो मैंने ई लिख लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो हो चुका है। अब ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, स्टूडेंट 12th में हो और गर्ल हो, स्टूडेंट 12th में और गर्ल, मतलब एक गर्ल होनी चाहिए जो 12th क्लास में है। गर्ल्स 12th क्लास में कितनी है 43/1000। एफ गर्ल कितनी है 430/1000। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट्स ए बी डिफाइंड एज बिलो। तो इवेंट्स उन्होंने खुद बना के दे दिए, 4 ऑन थर्ड थ्रो, और बी क्या है 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। तो ये हमें सब कुछ मेंशन है पहले से। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमें ए बाई बी फाइंड करना है, सब कुछ दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है। बट इस क्वेश्चन में जो मुश्किल पार्ट है वो पता क्या है, इसकी सैंपल स्पेस। क्योंकि ना आपको पता होना चाहिए, वैसे इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ, एक ट्रिक होती है जिससे आप कॉइन्स में सैंपल स्पेस जो है वो बहुत ईजिली लिख सकते हो। वो 1 या 2 दिन में आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो मतलब क्या होता है कि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, अब कॉइन के कितने फेस होते हैं, हेड और टेल 2, और नंबर ऑफ टॉसेस, जितनी बार आप टॉस करोगे उतनी सैंपल स्पेस में पॉइंट्स आएंगे। अब सेम वे से जो डाइस होता है, डाइस पर 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिखा रहता है। तो डाइस के 6 फेस होते हैं, तो अगर हम डाइस को एक बार थ्रो करें तो 6 केसेस आते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 बार टॉस करें 36, ये तो आपने देखे भी होंगे, आपने 10th में शायद क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। और अगर हम 3 बार टॉस करें तो 216 केस आएंगे, और 216 केस लिख पाना, नोट्स पे आपको बता पाना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करते हैं, अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने कहानी समझ ली है कि डाइस को 3 बार टॉस करना है, ए और बी हमें इवेंट दे दिए गए हैं, ए बाई बी फाइंड करना। मतलब ये क्लियर है कि ये हमें, मतलब इसमें ना हमें ये क्लियर है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, हमें जस्ट उसकी सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखनी है। क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। अब इसकी जो सैंपल स्पेस है वो हम लिख तो नहीं सकते, बट मैं आपको, अब वो जरूरी भी है क्योंकि सैंपल स्पेस के बिना उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके बिना हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जो मैंने आपको रफ में समझाया। तो अब देखो जस्ट ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ अ डाइस। तो डाइस की सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 की पावर नंबर ऑफ टाइम टॉसेस या थ्रोस। तो डाइस को हमने 3 बार टॉस किया है, तो मतलब 6 की पावर 3, तो कितना आएगा 216। इसमें टोटल केस कितने हैं 216। इसमें हमें ये देखना होता है उसके बाद कि ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली इवेंट्स का है या नहीं। अब वैसे ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली इवेंट्स का है क्योंकि डाइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ये अनफेयर है। अगर कुछ नहीं बताया गया होता, एक बार याद रखना, अगर क्वेश्चन मतलब डाइस और कॉइन के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर कॉइन और डाइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया मतलब वो फेयर है, मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन है वो हमारा वो इक्वली लाइकली इवेंट्स का। फिर से बता रहा हूँ, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, ये भी जस्ट आपके नोट्स के लिए। आपको पेपर में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब देखो आपको एक नई बात बताने वाला हूँ, वो आपको इसलिए तैयार कर रहा हूँ, वो मैं आपको एक्चुअली में 7th एग्जाम्पल के लिए रेडी कर रहा हूँ। अगर आप इसकी सैंपल स्पेस में से कोई भी एक एलिमेंट देखो, अगर आप इसकी सैंपल स्पेस में से कोई भी एलिमेंट देखो, मान लो एक एलिमेंट ऐसा भी होगा 1 2 3, मान लो 3 बार टॉस किए ना, तो एक बार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट आ सकते हैं, 1 2 4 कुछ भी आ सकता है। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो कि कितनी है, आपको पता है 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि डाइस जो है फेयर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1/216। इस तरह से सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 216, मतलब 1/216, और सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा। मैं आपको जस्ट 7th एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसमें इसका कुछ खास लेना देना नहीं है, हमें जस्ट पता है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अब ऐसा करते हैं, ए इवेंट जो है या बी इवेंट जो है उसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं।
अब देखो ये हमारा ए इवेंट है, अब इसको लिखा जा सकता है। अब लिखना जरूरी भी है क्योंकि हमें कुछ कॉमन पोर्शन वगैरह भी लिखना होता है, तो यहाँ पर इसकी सैंपल स्पेस में कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो लिखने जरूरी हैं। अब यहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स हैं तो मैं जस्ट डायरेक्टली आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो काफ़ी बड़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने पड़े, इसलिए मैंने आपको पहले से लिख के दिखा दिए। तो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 को पकड़ लिया, 1 को फिक्स किया, और 4 तो पहले से फिक्स ही है, मतलब 4 तो लास्ट में आने चाहिए, 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो 4 तो आने चाहिए। तो पहले मैंने 4 तो फिक्स ही है, 1 को फिक्स कर लिया, फिर ये रोटेट किए 1 2 3 4 5 6। अब 2 को फिक्स किया, 4 तो फिक्स है ही, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 फिक्स ही हैं, बीच में एलिमेंट्स को रोटेट किया, 4 और 4 फिक्सिंग है, 1 2 3 4 5 6, 5 और 4 फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 फिक्सिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स को मैंने आपको लिख के दिखाया, ज़रा टाइम भी वेस्ट नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको इनकम्प्लीट लिखा है, तो मैंने जस्ट आपको कंप्लीट करके दिखाया। अब सेम वे से जो बी इवेंट है उसको भी लिख लेते हैं। अब देखो क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, मैं आपको सामने लिख के दिखाऊंगा। हमेशा फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5, तो पीछे को रोटेट कर लो, 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी भी जो सैम की एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लिए। अब इसके बाद आपको पता है दोनों का कॉमन पोर्शन। अब दोनों में, अब आप मेरे को बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। 6 5 1 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 6 5 4 ये और ये कॉमन है, 6 5 5 नहीं है, 6 5 6 नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है, 6 5 4। बस हमारा जो काम, मुश्किल काम है वो हो चुका है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला गया कि हमें ए बाय बी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके फेवर में 1 एलिमेंट है, टोटल 216 है, कुछ मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी की फेवर में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 216। तो ना मतलब कि नाउ आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कितना है, 1/216 डिवाइड बाय 6/216। तो अब ये आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो कितना आएगा 1/6। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो इसमें मुश्किल पार्ट क्या था, सैंपल स्पेस, मतलब एनसीईआरटी आपसे सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है। 216 केस बनेंगे, वो लिखने मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए भी, मतलब वो देखने में भी ठीक नहीं लगेगा और हम लिख भी नहीं सकते हो, इतना टाइम भी नहीं होता कि सैंपल स्पेस कोई लिखनी है आपको आ जाए इतनी बड़ी, ये मतलब कि लॉजिकल बात नहीं है। तो हमें बोला उन्होंने, देखो सैंपल स्पेस आपको लिखनी, मतलब कि पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स होंगे, वो मैंने आपको बता दिए। ए क्या था, 4 ऑन थर्ड रो, मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया किस तरह से। 4 को फिक्स किया, 1 को, फिर 4 2, फिर 4 3, 4 4 4 5 4 6, तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये बी वाला बहुत ईजी था, कॉमन पोर्शन, और इस अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन को जो है वो ईजिली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं हम। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है। अब इसमें कैच क्या है कि बच्चों को कई बार स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती। देखो पहले हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया, फिर कुछ क्वेश्चन किए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमें समझ आए, और जिस तरह से हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं उनमें सैंपल स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन को पूछने का ढंग थोड़ा सा जो है वो बदल गया। आपको पहले ही बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में आपको पेपर में ऐसा आएगा कि आपको वो, मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो बहुत टफ क्वेश्चन आएगा आपको प्रोबेबिलिटी का। तो इसलिए आप हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। ये मत सोचो कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, यही कर लेंगे, एनसीईआरटी में से ही आ जाएंगे। ये चैप्टर ऐसा है, एक कंसेप्ट के बिना नहीं कर सकते आप, क्रैम इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लिया करो। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले आप वहां पर, मतलब आप कहीं से भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन निकाल लो, उसको करके लिखो खुद से। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाइस को, फिर डाई का क्वेश्चन है उसको 2 बार टॉस किया गया। Sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? अब यहाँ पर हमें साफ साफ मेंशन है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है
कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही पूछी गई है। ठीक है, अब हमें यह पहचानना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कौन सा इवेंट है जो पहले हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो एक डाई को 2 बार फेंका गया, ये हमें पता है। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। अब वैसे मुझे पता लग गया, अगर इसको आपको हिंदी में, अगर जब भी अब इसको अपनी लैंग्वेज में, आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, अब अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे अपने मन में, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इवेंट जो है वो पहले हो चुका है। अब मुझे समझ में आ गया, फिर भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो तो ऊपर ही आएगा, और जिसकी मतलब कि कहने का मतलब ये है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो तो ऊपर आएगा। दैट मीन्स दूसरा क्या है, वो हो चुका है। अब सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व, जो सम ऑफ नंबर है वो ऑब्जर्व किया गया, वो हमेशा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये इवेंट पहले हो चुका है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसमें नंबर 4 जो है वो एक बार, कम से कम एक बार आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस जो है वह लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो आपको पता है आपको 36 केस बनेंगे। मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बना के दिखा दिए। 1 को पकड़ लो, 6 तक खींच लो, 2 को पकड़ लो 6 तक, 3 को 6 तक, 4 को 6 तक, 5 को 6 तक, 6 को 6 तक। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं हमेशा कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं। और आपको पता है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। डाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आप चेक भी कर सकते हो। 1 की मतलब डाइस पर कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो फेयर डाई हो, 1/6, 1/6 कितना बना, 1/36, 1/6, 1/6, 1/36। सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगी, और सबको ऐड करोगे सब प्रोबेबिलिटीज को तो 1 ही आएगा। तो बिल्कुल मतलब ये हमारा जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स का है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमें सैंपल स्पेस से ही पता लगता है कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें एग्जांपल 7 करनी है। ठीक है, तो अब देखो हमारा इवेंट, क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड, नंबर 4 हैज अपीयर्ड। इसको आप जो मर्जी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार नंबर 4 आया हो डाइस पर। ठीक है, एफ क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज 6। मतलब जो भी नंबर्स हमारे पास, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जैसे 1 और 3 को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि उसमें 4 कम से कम एक बार आया हो। ठीक है, अब ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमेशा हम इनकी जो मतलब इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। जस्ट इसको पढ़ो, नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1, मतलब नंबर 4 कम से कम एक बार आया हो। कम से कम एक बार आया हो, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो जैसे ये वाला केस 1 4, ये वाला केस भी है 2 4, ये वाला केस भी है 3 4, ये वाला केस भी है 4 4, ये वाला केस भी है 5 4, ये वाला केस भी है 6 4। ठीक है, तो अब ये भी रहेगी लाइन। ये सारी देखो, ये हमने कॉलम लिख ली, ये रो भी लिख लो। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 मैं लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, आपको पता है। 4 5, 4 6। अब ध्यान से चेक करो, हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार 4 आया, 1 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ सभी जगह एक बार आया। 2 बार भी आ सकता है क्योंकि लिखा है एटलीस्ट वंस। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तो मैं ये वाला केस जो है वो छोड़ देता। एटलीस्ट, एटमोस्ट आपने बहुत ध्यान से करना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आया हो। ठीक है, तो एफ, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6। जहां पर भी 6 बन रहा है, जैसे 1 5 मैंने आपको बताया था वो लिख लो, 2 4, और को ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, 3 3, ठीक है ना, 4 2,
5 1 जब सैम्पल स्पेस लिखी रहती है ना फिर ज़्यादा इजी रहता है। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, मतलब और कोई भी नहीं आएगा। अब इनकी इंटरसेक्शन लिखनी है, वो भी मेरे लिए बहुत इजी है। अब आप मेरे को बताओ कॉमन क्या है। 1 5 यहाँ पर है नहीं, 2 4 यस, 4 2 यस, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 एलिमेंट्स ही कॉमन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं हम। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ कितने फेवर में केस है, क्योंकि इक्वल इवेंट्स का केस है 2, टोटल केस कितने हैं 36। ठीक है, एफ की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, एफ कितना आएगा 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल केसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 36। कभी भी इसको कट मत किया करो क्योंकि अल्टीमेटली ये कट ही हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको बताया पी ई बाय एफ, तो फॉर्मूला क्या कहता है, ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ, 2 बाय 36, 5 बाय 36। अब ये आपस में कट हो जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2 बाय 5। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 2 बाय 5। तो देखो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट इसकी स्टेटमेंट रीड करनी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो मैंने वो क्या बताया कि अगर आप फंस जाओ कहीं पर भी तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पता कर लो, तो उसके बिना दूसरा वाला क्या होगा, वो इवेंट वो होगा जिसका जो पहले हो चुका है। अब मैंने आपको सैंपल स्पेस लिख के दिखाई, सबसे पहले चेक किया कि वो इक्वली इवेंट्स हैं, तो ये नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस वो लिख लिया, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज 6 वो लिख लिया, कॉमन पोर्शन, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। और अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे इस एग्जाम्पल के बाद जस्ट वहाँ पर कुछ लिखा गया है, वो यही बात लिखी गई है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स के थे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स की नहीं है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी ने अब बताया आपको, बट अगर आप मेरे से पढ़े हो बेसिक में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट और हमारी इस एक्सरसाइज की ये लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपने बेसिक अच्छे से नहीं किया आपको समझ में नहीं आएगी। तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट इज शोज टेल देन थ्रो अ डाई, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको पहले मैं अंडरलाइन कर ही देता हूं क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहीं से हमें पता लग गया। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइज शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट इसको भी अंडर कर ही लेता हूं, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने आपको मैपिंग में लिखा था ना कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्टोरी। तो स्टोरी से मेरा मतलब यही रहता है कि यहाँ पर स्टोरी है। स्टोरी से मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ कहानी सी बनाई गई है कि एक कॉइन को हमें टॉस करना है, अगर कॉइन हेड शो करता है उसको दोबारा से फिर से टॉस करना है। साथ साथ में इसको रफ में समझते हैं। एक कॉइन से हमारी गेम स्टार्ट हो रही है, ये हमारा कॉइन है, तो कॉइन से गेम स्टार्ट हो रही है, तो कॉइन ऑब्वियसली बात है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, हेड या टेल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। वो बोल रहे हैं कि अगर कॉइन में हेड आता है, अगर हेड आता है तो टॉस इट अगेन, इसको फिर से हमें टॉस करना है। तो टॉस करके, ठीक है, टॉस करना है। इफ इट इज शो टेल, अगर टेल आता है तो इस हमें यहाँ पर एक डाइस को थ्रो करना है, हमें यहाँ पर एक डाइस को जो है वो थ्रो करना है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, अब देखो आपको पता है, अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, डाइज शोज अ नंबर ग्रेट, पहले इसकी चलो देखो यहाँ पर एच और टी, आपको पता है कॉइन की 2 ही ऑप्शन है, इसको ऐसे करा करो, डाइस की 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, एच के साथ एच आ सकता है, एच के साथ टी आ सकता है, टी के साथ 1, टी के साथ 2, तो इस तरह से हम सैंपल स्पेस जो हैं वो अपनी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इतनी सी बात करते हैं, अब यही सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से मैंने जस्ट आपके लिए ये जस्ट फ्लो चार्ट बनाया है। अब ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पेपर में ऐसा करना है, आप जस्ट रफ बना सकते हो, तो आपको दिखने में आपको अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट बने, इसलिए मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया। तो बेसिकली मैंने इसका बनाने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर कहानी लिखी गई है मैंने उसको फ्लो चार्ट में लिख लिया। अब आपको पता है इसके बाद कुछ नहीं है, उन्हें बोला कॉइन को टॉस करो,
आपको पता है हेड और टेल आएगा, हेड आएगा तो ये होगा, टेल होगा तो ये होगा। इसके बाद कुछ नहीं बोला गया, मतलब हमारा जो प्रोसेस है या हमारी जो गेम है या हमारा जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म है। तो इसकी सैम्पल स्पेस लिखने की कोशिश करते हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक है, एस। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से स्टार्ट होंगे, एच के साथ, एच के साथ एच आ सकता है, एच के साथ टी आ सकता है। अब आपके सामने है यहाँ पर टी, तो टी के साथ 1 भी आ सकता है, टी के साथ 2 भी आ सकता है, टी के साथ 3 भी आ सकता है, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। तो ये हमारी सैंपल स्पेस है। आप मेरे को बताओ इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचती है आपके सामने? नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम करने वाले हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाले हैं। आपको पता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैपिंग का कोई फायदा तो नहीं है, अब आपको पता लगेगा। देखो सैंपल स्पेस लिख ली हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमें पहले से पता है। चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूं आपके सामने। याद करो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर हमें डाइस को थ्रो करते हैं तो इस मान लो 1 और 2 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, तो 1/36 ऐसे ही बताया था। तो एच की प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बताओ कितनी होती है? 1/6 थोड़ी ना होती है, 1/2। एच की कितनी होती है? 1/2, तो कितनी आ गई? 1/4, यानी कि एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अगर आप एच टी की बात करोगे, क्योंकि दोनों फेयर हैं, है तो फेयर है ना। देखो जब मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा हम सैंपल स्पेस से चेक करेंगे कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं। एच टी 1 की, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसकी 1/2, मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/4। टी 1 की बताओ, टी की 1/2, इसकी बताओ 1 की, 1 की कितनी होगी? 1/6, तो कितनी आ गई? 1/12। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये एक इवेंट है, जैसे यहां पर ये एक इवेंट है ना, ये एक इवेंट, सॉरी ये एक सैंपल पॉइंट है, जैसे ये एक सैंपल पॉइंट है ना, ये भी एक सैंपल पॉइंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी 1/4 है, तो क्लियरली ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। और अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, दैट मीन्स यहां पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज करेंगे। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अब जस्ट मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। अब देखो यहां पर जो भी मैंने लिखा है ये आपके नोट्स के लिए लिखा है, ये इतना सा भी पोर्शन आपको पेपर में नहीं लिखना। तो एच की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2, 1/2, 1/4 होती है, ये दोनों सेम है। बट ऐसा नहीं है कि दो चेक कर लो आप बोलो सेम है, सभी को चेक करना है। T1 1/12, ये भी 1/12, क्योंकि ये डाइस की बात हो रही है, ये कॉइन की, तो 1/12, क्योंकि ये एक सैंपल पॉइंट है। ये 1/12 है, ये 1/4 है, तो क्लियरली क्वेश्चन हैज नो इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो वी विल यूज एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें एक इवेंट लिखना होगा ई, क्या है? द डाई, वो क्या है? द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, और एफ जो हो चुका है, आपको मतलब लिखा हुआ गिवन दैट, ये हमें पता है कि देर इज एटलीस्ट 1 टेल। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये हमने इवेंट्स अपने लिख लिए थे, मुश्किल पार्ट हम कर चुके हैं, जहां से गलती हो सकती थी हम वहां से निकल चुके हैं। ठीक है, तो ई को लिखते हैं कि कौन कौन से इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डाइज शोज नंबर ग्रेटर देन 4, हमने जस्ट इस पर कंसंट्रेट करना है। डाई जो है वो 4 से बड़ा नंबर शो कर रहा है, तो आपको पता है यहां पर हमारे कौन कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे डाई नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये है 4 से बड़ा 5 और 6, तो हमारे पास दो ही यहाँ पर सैंपल पॉइंट यहाँ एलिमेंट्स आएंगे, T5 एंड T6। एफ की बात करते हैं। अब देखो एफ क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, 2 टेल हो तो भी चलेगा, तो कम से कम एक टेल, जैसे एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6, और कुछ है ही नहीं है, तो बस 2 बार टी तो आया ही नहीं है, तो बस इतनी सी ही मतलब की बात जो है वो सफिशियंट है। अब इसके बाद हमेशा की तरह ई इंटरसेक्शन एफ,
इन दोनों में कॉमन क्या है, T5 एंड T6, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर आपसे गलती हो सकती है अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी। आप में से बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे कि सर इंटरसेक्शन देखो कितने हैं, इसके 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे और एफ की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। जब इनको डिवाइड करोगे तो 2/7 आंसर आना चाहिए, बट हमारा आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो इस तरह से आपसे यह गलती हो सकती है। अब आपको पता है क्योंकि ये मतलब हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर एक्सियम मतलब कि एक्सियोमेटिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब आप इसको रिलेट कर पाओगे जब आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है। आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और सॉरी 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी टेल की तो 1/2 है, 5 की 1/6 है, टेल की 1/2 है, 6 की 1/6 है, तो कितना आ गया 1/12 प्लस 1/12, तो कितना आएगा 2/12। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी देख लेते हैं। एफ में काफ़ी केसेस हैं, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। तो T1 प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F ये कितनी है, 1/2 इंटू 1/2, दोनों हेड और टेल ही हैं। 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6। कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी कर लो। 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, जहाँ पर जगह थोड़ी सी कम थी तो यहाँ पर लिख लिया। तो 1/2 1/6, 1/2 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले कितना आया 1/4, फिर 1/12 प्लस 1/12, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 4 5 प्लस 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया 1/4 प्लस 6/12, ये 6 टाइम्स ही आया। अब इसको आप कट कर लो, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 3 12/24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया 18/24। अब ऐसे ही लिख लो, जो हमें कट करना है उसको हम बाद में कर लेंगे। नाउ अब आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई बाय एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/12 होल डिवाइड बाय 18/24। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ इनको। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी आ गई 2/12 24/18। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्टली कट हो रहा है हमारे सामने, यहाँ पर ये डायरेक्टली कट हो रहा है 2 2 9। तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया 2/9, और ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। और अगर आप इसको सिंपल उसी तरीके से करते तो आपका आंसर गलत था। देखो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो मुझसे ये पूछते हैं, जो बिना बेसिक के क्रैम करके क्वेश्चंस को करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को तो हम फोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी तो हमें आती है, हमने 10th में पढ़ी है। वो यहाँ पर गलती करते हैं यही कि सर यहाँ पर 2/8 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर उन्होंने 7/8 क्यों नहीं लिखा। हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं। अब यहीं पर वो मार खाते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने आपको बताया कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में मुश्किल बात क्या थी, सबसे पहले उन्होंने हमें कहानी सुनाई एक
कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आएंगे। वो कह देते हैं कि हेड आया तो कॉइन को टॉस करेंगे, टेल आया तो डाइस को थ्रो करेंगे। तो मैंने उसको लेके सैम्पल स्पेस अपनी लिख ली। ये हमें इवेंट्स ऑलमोस्ट पता ही थे हमें। तो ई के फेवर में लिख लिए, एफ के फेवर में इंटरसेक्शन। जो मुश्किल पार्ट था इसका, जो समझने वाला पार्ट था, वो ये था कि हमें यहाँ पर एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना था, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं थे। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/4, 1/12, तो अलग अलग है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, एफ को भी सॉल्व किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हमारी पूरी हैं। अब आप मेरे को बताओ, जिन बच्चों ने बेसिक अच्छे से पढ़ा है उनको इन एग्जाम्पल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और मुझे ये भी पता है कि जिन बच्चों ने बेसिक अच्छे से किए ना, वो ये एग्जाम्पल्स तो छोड़ दो, अगर आप कहीं से भी और एग्जाम्पल उठा के भी उनको दोगे ना, वो झट से सॉल्व कर देंगे। और जिन्होंने क्रैम किया क्वेश्चंस को, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ प्रोबेबिलिटी में बेसिक जो है वो मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।